हाय गाइस, नमस्कार, जय जोहार, जय बिरसा। मेरा नाम सियाराम किराड़ा है। हमने हाल ही में बिरसा एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें हमारी टीम आपको सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेगी। साथियों, हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नए हैं। यूं कहे कि हम हमारे जीवन में पहली बार अभी फर्स्ट जो क्लास आ रही है आपके सामने, ये हमारी फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन। साथियों, हमारे से या हमारी टीम से अगर कुछ पढ़ाते वक्त कोई गलती हो जाए तो अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हम उस गलती को सुधार सके। साथियों, हमने हाल ही में हमारे चैनल को बनाया, पर बनाते से ही आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करा कि हमारे उम्मीद से कई गुना आपने सपोर्ट करा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। चलो साथियों, ज्यादा बात नहीं करते हुए हम हमारी कोचिंग की टैगलाइन से शुरू करते हैं आज की क्लास। आपकी आधारशिला मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। साथियों, जब तक आपका आधार मजबूत नहीं होगा, आपको अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी में कठिनाई का ही सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है, आपका आधार यानी नींव को इस तरह से मजबूत करना है। जैसे कि आपने मेरे परिचय में बोलना चाहिए, इंट्रोडक्शन जब मैंने दिया था मेरा कुछ पिछले वीडियो में, आपने सुना होगा कि मेरी नींव इतनी कमजोर थी, परंतु मैंने अपनी हार नहीं मानी कभी, और इस तरह से लगातार प्रयास किया कि आज मध्य प्रदेश की टॉप रैंक में आके टॉप रैंक में अपना स्थान बनाया। तो मैं भी आपसे ऐसी ही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा पढ़े या हमारे चैनल के माध्यम से पढ़े तो आप भी ऐसी टॉप रैंक में आओ, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है साथियों, ज्यादा नहीं बोलते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका आधार मजबूत हो। ठीक है साथियों, तो हम मैथ्स में पढ़ेंगे संख्या पद्धति। साथियों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है। हमारे से किसी शब्द में गलती हो या हमारे लिखने में कोई शब्दों में मिस्टेक हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हम हमारी कमजोरियों को सुधार सके या हमारी गलतियों को सुधार सके। साथियों, संख्या पद्धति में पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि आपको मैं मैथ्स में क्या क्या पढ़ाऊंगा। साथियों, मैथ्स में आपको संख्या पद्धति से वह सभी टॉपिक पढ़ाऊंगा जो संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बीजगणित पढ़ाऊंगा, ज्यामिति पढ़ाऊंगा, क्षेत्रमिति पढ़ाऊंगा, त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि दूसरे टॉपिक का नाम नहीं ले रहा हूँ। साथियों, दूसरे टॉपिक और भी है, जैसे समय कार्य, ट्रेंड से संबंधित, पाइप और नल से संबंधित प्रश्न आते हैं। उस टॉपिक के ऊपर भी अपन बात करेंगे। परंतु जो मैथ्स को पढ़ने का जो नियम है उसके अनुसार हम चलेंगे, ताकि आपका आधार मजबूत हो। ठीक है साथियों, तो हम आज पढ़ते हैं संख्या पद्धति किसे कहते हैं। साथियों, संख्या पद्धति किसे कहते हैं तो समझो, संख्या को व्यवस्थित रूप से लिखना संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या को व्यवस्थित रूप से लिखना संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति में साथियों, मैं आपको एक वो संख्या पद्धति, आपने अभी तक सिर्फ हिंदी अरबी संख्या पद्धति के बारे में ही पढ़ा है,
मैं आपको उस संख्या पद्धति का अलावा एक और पुरानी सभ्यता है, एक और पुरानी संख्या पद्धति है जिसे रोमन संख्या पद्धति कहते हैं। रोमन संख्या पद्धति और हिंदू अरबी संख्या पद्धति में क्या अंतर है, मैं अब आज आपको बताऊंगा। तो साथियों, मैं आपको रोमन संख्या और हिंदू अरबी संख्या के बीच में संख्या को पहचानना बताता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हिंदू अरबी में आपको पहले लिखता हूँ जिसको आप अच्छे से जानते हो। हिंदू अरबी में 5 को ऐसे लिखते हैं। हिंदू अरबी में 5 को ऐसे लिखते हैं और रोमन संख्या पद्धति में 5 को ऐसे लिखते हैं, वी आकार में। इसी प्रकार आप दस को लिखना हो तो 10 को हिंदू अरबी में ऐसे लिखते हैं और रोमन संख्या पद्धति में इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स के द्वारा। ये आप रोमन संख्या को आज अधिकतर रूप में हमारे विद्यालय में जो पुस्तक होती है उसके ऊपर ये संख्या अधिकतर लिखी हुई मिलती है। साथियों, कहीं कहीं पर रोमन संख्या घड़ी में भी देखने के लिए मिलती है अपने को, परंतु इसका उपयोग अभी बहुत कम होता है। इसके अलावा अगर आगे लिखना हो, जैसे 10 है, अगर 11 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 10 तक तो बता दिया, तो 11 लिखना हो तो ये और ऐसा एक इधर रख देंगे, ये हो जाएगा 11। सर, इसका क्या मतलब है आप बोलते होंगे, तो आप इससे भली भांति परिचित है। अरबी में इस प्रकार से एक का मतलब ये होता है। आया समझ में? अगर इसी संख्या में अगर आपको 11 लिख दिया सर, तो आप बोलोगे 9 कैसे लिखना है, तो 9, अगर 9 लिखना हुआ तो आप 9 और x के इस साइड में 1 लगा देना। तो इस साइड अगर ऐसा लिखे, x के इस साइड में लिखेंगे तो मान घटेगा और x के दाईं ओर लिखेंगे तो मान बढ़ेगा। साथियों, इस बात को ध्यान रखना। और उसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं तो ये हुआ, अगर 50 लिखना हो अपने को रोमन संख्या में, 50 को एल के द्वारा लिखते हैं। इसी प्रकार 10 लिखा, 11 लिखा, ठीक है। इसी प्रकार ग्यारह लिखा, ठीक है साथी, ऐसे बढ़ाना है। अगर आगे मान लो 20 लिखना हुआ अपने को, 20 लिखना हुआ तो डबल एक्स, अगर इसी प्रकार 30 लिखना हुआ ट्रिपल एक्स, इसी प्रकार 40 लिखना हुआ ट्रिपल एक्स, ऐसे 4x, अगर आप सोचोगे 4x। साथियों, अगर इस तरह से आ जाए तो 4x नहीं आएगा,
इस तरह से अगर रहेगा तो ये गलत होगा, क्योंकि रोमन संख्या पद्धति को लिखने के कुछ नियम होते हैं जिसमें किसी भी संख्या को 3 बार से अधिक रिपीट नहीं करना है। तो आप बोल लो, तो आपके अंदर एक क्वेश्चन आया होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको इसको कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगली संख्या इसको कैसे लिखते हैं, उसको समझने के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 40, अगला क्या आगे, उसके बाद 50 को एल से लिखते हैं, 50 को एल से लिखते हैं। इस 40 को लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे साथियों? जैसे 10 क्या है अपने पास x, ठीक है, तो 50 और 40 के बीच में अंतर कितना 10, तो 40 जो है 50 के पहले आता है, तो इसलिए एल से पहले x लगा देंगे तो ये 40 बन जाएगा। आया समझ साथियों? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर 60 लिखना हुआ, 60 अगर 60 लिखना हुआ, XL और 60, क्योंकि 60 50 से 10 ज्यादा है, तो x का जो मान है वो 10 है। आया समझे? इस प्रकार से 60 लिखेंगे। अगर ऐसे बढ़ते गए तो आगे कुछ और संख्या होती है जिसको अलग अलग अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हैं, तो मैं आपको उसको शॉर्टकट में बता देता हूं। जैसे 100 को लिखना हो तो सी से लिखेंगे। अगर 500 को लिखना हो डी से, और 1000 को लिखना हो, मेरे साथ 11-12 में एक फ्रेंड के साथ रहता था, तब उस समय उसके फ्रेंड एक शायद कोई सी पुलिस की एग्जाम दे के आए थे, तो उसमें इसका एक क्वेश्चन आया था इसमें से कि रोमन संख्या में एल का मतलब क्या होता है। रोमन संख्या में एल का मतलब क्या होता है? तो साथियों, एल का मतलब होता है 50। इसलिए हमें अगर बेसिक से पढ़ना है तो पूरा बेसिक से पढ़ना ही होगा, तो ही हम अपने आधार को मजबूत कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको रोमन संख्या और हिंदू अरबी संख्या पद्धति में अंतर या समझने में समझ पाए होंगे। ठीक है साथियों, तो हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नए हैं। अगर हमारे से कोई गलती हो जाए तो अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताना नहीं भूले, ताकि हम हमारी गलतियों को सुधार सकें। साथियों, अब हम मैथ्स में संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में हम प्राकृत संख्या पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको गिनती आती होगी। गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, फिर 1 2 3 ऐसे करते निरंतर कंटिन्यू चलती रहती है, और 101 102 ऐसे करते हुए आगे कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये जो अंक है, जो शब्द है, एक के बाद एक आ रहे हैं, हमारे मुख से ऑटोमेटिक आ रहे हैं। अगर आपको किसी संख्या को गिनने के लिए बोल देंगे, जैसे हमारे हाथ की उंगलियों को गिनने के लिए बोल देंगे, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 फिर 5 ऐसे पढ़ेंगे, तो ये हमारे मुख से कैसा
और एक प्राकृतिक रूप से ऐसी संख्या निकलती है, इसलिए इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसे अनंत आएगी संख्या। प्राकृत संख्या के बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अगर प्राकृत संख्या में 0 को या 0 को शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे पूर्ण संख्या, इस प्रकार अनंत तक कंटिन्यू जाते रहेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ध्यान से देखना। एक बेसिक प्रश्न इसमें अगर गलती से बन जाए या बन सकता है, या आपको बने या नहीं बने, लेकिन आपको याद रखना है। परीक्षा में पूछे या नहीं पूछे, परंतु आपको याद रखना है कि इनके बीच में क्या बेसिक जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये आप वाली बात ही देख रहे होंगे, आपके सामने है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्लियर? आया समझ में? अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या साथियों, यहां पर देखो बोर्ड पे, अगर किसी संख्या के आगे या सामने कोई सा चिन्ह नहीं हो तो उसे हम कहते हैं प्लस में, प्लस है उसके आगे, ऐसा हम मान सकते हैं, या प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर पूर्णांक जो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का मिश्रण होता है, संख्या होती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रदर्शित संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे बोर्ड पर देखो, जैसे इस प्रकार अनंत तक चलते रहेंगे। इस प्रकार ये भी पूर्णांक इस साइड में, ऋणात्मक पूर्णांक इस तरह से बढ़ते जाएंगे अनंत तक। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये संख्या समझ में आई होगी। अब हम पूर्णांक संख्या की बात पढ़ते हैं, सम संख्या। सम संख्या या इवन नंबर, जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे साथियों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं, हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नए हैं। अगर हमारे शब्द में या लिखने में कहीं गलती हो रही है तो अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। इस प्रकार आगे सम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, जैसे 8, ऐसे कंटिन्यू अनंत तक जो चलते रहेंगे। इसी प्रकार अब सम संख्या के बाद पढ़ेंगे विषम संख्या।
संख्या, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे इस प्रकार अनंत तक आते जाएंगे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मैं इतना पढ़ाया ये समझ में आया होगा। बोर्ड हमारा छोटा होने की वजह से मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, जो विषम संख्या के बाद अपने को आगे पढ़ना है, या मैं आपको विषम संख्या के बाद आगे पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल से पढ़ने के लिए आप एक नोटबुक और पेन और नोटबुक लेकर बैठे, क्योंकि जो हम पढ़ाए वो आपको नोट करना है और आपको बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त हमारे वीडियो में हम जो पढ़ा रहे हैं उसे नोट करने के लिए नोटबुक और पेन साथ में रखें और हमारे साथ नोट करते चलिए, ताकि आपकी एक कॉपी बन जाए, एक नोट्स तैयार हो जाए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है साथियों, हम पढ़ते हैं विषम संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे संख्या है जिसमें स्वयं का तथा एक का उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 9, इस प्रकार इन संख्या में एक के अलावा स्वयं का भाग जाएगा, इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 है, 3 में एक का भाग जाएगा, 3 में एक का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा, लेकिन किसी तीसरी संख्या का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसलिए 3 अभाज्य संख्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। एक से बड़ी वे संख्या है जिसमें स्वयं का तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या का भाग जाता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 9, 15, 20, 24, इस प्रकार अनंत तक। तो ये भाज्य संख्या क्यों है तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये 4 है 2 के पहाड़े में आता है, और जो 9 है वो 3 से भी कटता है पूरा, इसलिए ये भाज्य संख्या है। आगे जो 15 है 3 से भी कटता है और 5 का पूरा भाग चला जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या, जिस संख्या को अंश बटे हर या p बटे q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंश बटे हर या p बटे q, जहां p q पूर्णांक तथा
q बराबर 0 होना चाहिए। जैसे 1/2, 3/4 माइनस 5/2, 0, 7/2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऐसी संख्या जिसमें अंश बटे हर के रूप में लिख सके, ऐसा आपने कहा और यहाँ तो आपने 0 लिख दिया। जबकि आप बोल रहे हैं, आपके अंदर सवाल भी आ रहा होगा कि क्यों बराबर 0 नहीं है, ऐसा आप बोल रहे हो और यहाँ आप 0 को परिमेय संख्या बता रहे हो। तो साथियों मैं आपको याद दिला दूँ, क्योंकि अगर किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं हो तो उसे उसके बटे में 1 मान सकते हैं या 1 होता है, ऐसा मान सकते हैं हम, या 1 होता है। जैसे 5 लिखा, जैसे 5 लिखा, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको परिमेय संख्या समझ में आई होगी। हम अब अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। साथियों मैं आपसे एक बार फिर से याद दिला दूं, क्योंकि हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नए हैं और पहली बार ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आए हैं, तो हमारे से कोई सी भी गलती हो जाए आप अपने कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें, ताकि हम हमारी गलतियों को सुधार सकें। तो चलिए हम अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई, ऐसे अनंत बहुत सारी संख्या हो सकती है। आपके मन में एक और विचार आ रहा होगा यहाँ पर कि पाई का मान 22/7 होता है। साथियों मैं आपको ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 है वो एक अनुमानित मान है किसी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए। जो पाई का मान 22/7 एक अनुमानित मान है, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे या मानेंगे। साथियों हमने संख्या पद्धति में जितने भी प्रकार पढ़े हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी हल करेंगे और पूरे बेसिक से आपको समझाऊंगा, ताकि आपका आधार अच्छे से मजबूत हो। तो साथियों आज की क्लास बस यहीं तक, आगे हम कल पढ़ेंगे, परंतु मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। निःशुल्क शिक्षा को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।